नमस्ते दोस्तों। बिहार सुनने के बाद आपके मन में क्या आता है? नालंदा विश्वविद्यालय की, जिसे जब बख्तियार खिलजी ने जलाया था तो 3 महीने तक इसकी किताबें जलती रही दोस्तों। या तो फिर आनंद सर, जिनके 30 के 30 बच्चे पढ़ाए हुए आईआईटी में जाते हैं। या तो फिर सबसे ज़्यादा आईएएस जहाँ पर बनते हैं दोस्तों। आखिर बिहार और स्टेटों से पीछे क्यों रह गया? नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा 1960 में दोस्तों बिहार सबसे लास्ट में था और 2014 में भी बिहार सबसे लास्ट में है दोस्तों। यह सब एक रात में नहीं हो गया दोस्तों, इसके पीछे हिस्टोरिक रीज़न है दोस्तों। तो आज हम समझेंगे कि बिहार इतना पीछे क्यों रह गया। दोस्तों, पहला रीज़न था अनइक्वल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा रीज़न था दोस्तों लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फील्ड। तीसरा रीज़न था दोस्तों फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी। और चौथा रीज़न था लैक ऑफ फंड प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल। और पांचवा पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट। डेवलपमेंट न होने का मेन कारण था दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट एक्ट, जो 1973 में लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा दोस्तों, जो ब्रिटिशर्स थे दोस्तों। उनका मेन इनकम का स्रोत क्या था? लगान था दोस्तों। वो लगान से पैसा कमाते थे। खेती बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए किसान उन लोगों को लगान नहीं दे पा रहे थे बहुत ज़्यादा। इसलिए अंग्रेज़ों ने 1993 में फिक्स कर दिया टैक्स कि तुम्हें इतना टैक्स देना ही होगा, तुम्हें इतना लगान देना ही होगा। और जो किसान नहीं दे पा रहा था उतना टैक्स, ज़मींदार उसकी ज़मीन हड़प लेते थे दोस्तों। जबकि दूसरे स्टेटों में, मुंबई मद्रास जैसे स्टेटों में क्या था दोस्तों, अगर ज़्यादा अनाज होगा तो ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा, कम अनाज होगा तो कम टैक्स देना पड़ेगा। अगर सूखा, बाढ़ जैसी दिक्कत आ गई तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं देते थे। जबकि यूपी और बिहार में फिक्स था दोस्तों। जमींदारी सिस्टम को 1947 के बाद हटा दिया गया, लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट यूपी और बिहार को देखने को मिला दोस्तों। 2002 से 2003 के पास दोस्तों बिहार में 33% लोगों के पास ज़मीन नहीं था, जबकि 15% लोग ऐसे थे जिनके पास 400 मीटर स्क्वायर ज़मीन थी। और दूसरा मेन कारण है दोस्तों लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अभी भी दोस्तों बहुत सारा ज़मीन ज़मींदारों के पास है। इसमें मजदूर या तो पट्टेदार काम करते हैं दोस्तों। इन लोगों के पास नए नए इक्विपमेंट नहीं है किसानी करने के लिए, जिससे कि इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सके एग्रीकल्चर में दोस्तों। और तीसरा मेन कारण है दोस्तों फ्रीट इक्विलाइजेशन पॉलिसी। दोस्तों, बिहार के पास सबसे बड़ा एडवांटेज था मिनरल वेल्थ का दोस्तों। उनके पास बहुत ज़्यादा मिनरल थी। 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रीट इक्विलाइजेशन पॉलिसी को लागू करके बिहार के उस एडवांटेज को भी ख़त्म कर दिया दोस्तों फ्रेट इक्विलाइजेशन पॉलिसी के अनुसार फ्रेट रेट ऑफ कोयल, आयरन, स्टील एंड सीमेंट सभी जगह पर एक समान कर दिया गया था दोस्तों। किसी भी इंडस्ट्रियल कंपनी को बिहार में सेटअप करने की ज़रूरत नहीं थी दोस्तों। वो किसी दूसरे राज्य में या पोर्ट सिटी में अपना सेटअप कर सकता था दोस्तों, जबकि उसे पैसा उतना ही देना होगा जितना उसे बिहार में देना पड़ता था दोस्तों। इसकी वजह से बिहार के इंडस्ट्रियल सेक्टर को नुकसान हुआ दोस्तों। 1991 में फ्रीट इक्विलाइजेशन पॉलिसी को ख़त्म कर दिया गया, लेकिन तब तक बिहार बहुत पीछे जा चुका था दोस्तों। और बिहार के पास बचा क्या? सिर्फ एग्रीकल्चरल फील्ड दोस्तों। उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा था, इसलिए उन्हें पलायन करना पड़ा दूसरे शहरों में कमाने खाने के लिए। पहले ऊंची कास्ट वाले नीची कास्ट वालों को पैसे और पावर के बदले में दबा करके रखते थे दोस्तों। जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता था, उसके पास पावर होता था, वो पॉलिटिक्स में जाता था दोस्तों। जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हो पाई दोस्तों। छोटी कास्ट वालों को ये लगा कि उन्हें दबाया जा रहा है, तो वो लोग भी अपनी पार्टी बनाएं, जिससे दोस्तों डेवलपमेंट बहुत कम हो पाई दोस्तों। वहाँ पर डेवलपमेंट की कोई बात किया ही नहीं, ग्रोथ की बात कोई किया ही नहीं दोस्तों। 1991 के बाद जब लिबरलाइजेशन आया दोस्तों, तो सभी स्टेट सोच रहे थे कि हमें फॉरेन इन्वेस्टर मिले, हमें फॉरेन फंडिंग मिले, हम इसका फ़ायदा उठाए। लेकिन वहीं पर बिहार के लोग कॉस्ट पॉलिटिक्स में उलझे रहे दोस्तों, वह विकास नहीं कर पाए। अगर एक फैक्ट की बात बताऊं दोस्तों, तो 70 साल में 40 बार गवर्नमेंट बदली है बिहार में, जबकि 23 अलग अलग सीएम आए हैं बिहार में। और सिर्फ 1961 से 1990 के बीच में 20 बार गवर्नमेंट बदली है दोस्तों। आइए दोस्तों अंतर देखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एंड लिटरेसी ग्रोथ रेट में। दोस्तों, आप डायग्राम देख रहे होंगे कि अगर फर्टिलिटी रेट बढ़ती है दोस्तों, तो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? ऑन एन एवरेज एक औरत कितने बच्चों को जन्म देती है दोस्तों। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण लिटरेसी कम हो गई दोस्तों। एजुकेशन बहुत ज़्यादा नहीं मिल पाया बच्चों दोस्तों। 2011 में 3.5 फर्टिलिटी रेट था, तो वहाँ पर लिटरेसी रेट 63.5 था दोस्तों।
अगर दोस्तों पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा तो एजुकेशन वहाँ पर बहुत कम मिल पाएगा, लोगों को एजुकेशन कम मिल पाएगा दोस्तों, तो एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं हो पाएगी, उनके पास कोई टैलेंट ही नहीं होगा। अगर दोस्तों पर कैपिटा इनकम की बात करूँ तो 1950 से 1951 के बीच में 204 था पर कैपिटा इनकम बिहार का, जबकि पूरे इंडिया का 256 था, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। लेकिन 2013-14 के बीच की बात करें दोस्तों तो बिहार का पर कैपिटा इनकम 28,000 था, जबकि पूरे भारत का पर कैपिटा इनकम एवरेज में 75,000 था दोस्तों। गोवा, दिल्ली, सिक्किम, हरियाणा, केरला, महाराष्ट्र, इन सब का पर कैपिटा इनकम बिहार से बहुत ज़्यादा है दोस्तों। बहुत सीमित लोग ही आगे निकल पाए दोस्तों बिहार में, ये लोग बहुत मेहनती होते हैं दोस्तों। आप ही सुने होंगे, कहा जाता है कि एक बिहारी 100 पे भारी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और दबा करके शेयर कीजिए दोस्तों, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम ज़रूर बनाएंगे वीडियो उस पर दोस्तों।